हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों का सक्षम सक्सेस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा होगा फैक्टर। फैक्टर किसे कहते हैं, गुणनखंड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब फैक्टर या अपवर्तक इसी को कहते हैं, गुणनखंड या अपवर्तक पूछा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, जब दो संख्याओं का हम आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल प्राप्त जो संख्या होती है वह गुणनफल कहलाती है। जैसे 7 × 3, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया था, जब हम गुणा पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि यह क्या होता है, और इसके बारे में भी बताया था। जब इन दोनों का, यानी ये क्या है, एक गुण्य होगा और एक गुणक होगा, गुण्य होगा और एक गुणक होगा, तो और यह जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगा, गुणनफल होगा, गुणनफल होगा। ठीक, तो यह अगर मान लीजिए कि हमें 21 दिया गया और ये पूछा जाए कि इसके अपवर्तक क्या होंगे या इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो हम जानते हैं कि 21 जिन जिन संख्याओं से कटेगा वह उसका क्या होगा, अपवर्तक होगा, गुणनखंड होगा। इसके एक गुणनखंड हो सकते हैं, 3 से कट जाएगा, यानी इसको हम अगर जिस भी संख्या से भाग दें, अगर भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आ जाए तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी, अपवर्तक कहलाएगी। यानी जिस संख्या से, यानी जिसका हमें पूछा जाए, मान लीजिए 21 का पूछा गया, अगर हम इसमें 3 से भाग दें और शेषफल 0 आए तो क्या होगा, यह इसका 3 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। इसी तरीके अगर 7 से हम भाग दें तो 7 × 21, तो यहाँ भी शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि इसके दो गुणनखंड कौन कौन से हैं। एक तो सबका गुणनखंड होता है, लेकिन इसमें 3 और 7, 21 के गुणनखंड क्या होंगे, 21 के गुणनखंड या अपवर्तक 3 और 7 है। तो हमने क्या जाना कि गुणनफल क्या होता है, जब दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या गुणनफल कहलाती है। जब जिस संख्या का हमें गुणनखंड या अपवर्तक ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें चेक करना, मान लीजिए 2 इसका अपवर्तक है या नहीं 21 का, तो हम 2 से भाग देते हैं। अगर शेषफल 0 आ गया तो अपवर्तक होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो क्या होगा, अपवर्तक नहीं होगा। ठीक, इसी तरीके हमने, अब 3 पूछा गया, देखिए यहाँ 0 आ गया तो 3 इसका अपवर्तक हुआ, 7 क्या है, इसका अपवर्तक है। इसी तरीके और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम पूछे 28 के अपवर्तक, तो 28 के अपवर्तक क्या होंगे, एक तो सबका है, एक को छोड़िए। ठीक, तो अब देखिए 2 से कटेगा, 28 को 2 से डिवाइड करिए, 2 × 1 = 2, यहाँ 0, 8 उतारेंगे, 2 4 = 8, तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो 2 भी इसका हो गया। 3 का टेबल पढ़िए, उसमें 28 आता है, नहीं आएगा, तो 3 नहीं होगा, 4, तो 4 आएगा, 4 इसका होगा अपवर्तक। 5 के टेबल में 28 नहीं आता, 6
6 के टेबल में 28 नहीं आता, फिर किस में आएगा, 7 के टेबल में 28 है, फिर 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, किस में आएगा, 14 के टेबल में आएगा, 14। और जिसका अपवर्तक पूछा जाए वह स्वयं अपने का अपवर्तक होता है। ठीक, तो ये अपवर्तक हो गया। अब हम जो है पढ़ेंगे अपवर्त क्या होता है, अपवर्त। अब हम देखेंगे अपवर्त या गुणज जिसी को कहते हैं, मल्टीपल्स। वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी पूरी बढ़ जाएं, उस संख्या की क्या कहलाती हैं, अपवर्त कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हम इस तरीके समझते हैं, मान लीजिए 2 बॉल हैं, ठीक, यह हुआ, देखिए 2 बॉल है, इसका मतलब 2 × 1, यानी 2 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो आया 2, और ये क्या है, 2 × 2 यानी 4। इसी तरीके और भी इसके मल्टीपल ले सकते हैं। टू × 3 यानी 6। देखिए अपवर्त या गुणज कहने का मतलब है कि हम सिंपली कह सकते हैं कि जिस भी संख्या का हमें अपवर्त ज्ञात करना है उसका हम क्रमशः 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो उसके अपवर्त ज्ञात होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें 4 का अपवर्त, 4 के 5 अपवर्त ज्ञात करने हैं। ठीक है, 4 के 5 अपवर्त ज्ञात करने हैं। अपवर्त क्या होंगे, एक तो 4 × 1 4 स्वयं होगा, ठीक, दूसरा क्या होगा 4 × 2, 4 × 2 क्या होगा 8 हो जाएगा। इसी तरह के 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी एक तरीके हम टेबल को लिखते जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 16, फिर क्या हो जाएगा 20। अब देखिए कि इसमें जो इसके अपवर्त हैं 8 12 16 20 ये सभी क्या होंगे 4 से डिविजिबल होंगे। ये सभी क्या होंगे 4 से डिविजिबल होंगे। यहाँ लिखा है ना, वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी पूरी बढ़ जाएं। ठीक है, तो वह क्या कहलाता अपवर्त। अब 4 से काटेंगे तो इससे रिलेटेड ये जो संख्याएं सभी इससे बढ़ जाएंगी। 8 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 भी, 16 भी, 20 भी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 13 के 4 अपवर्त ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे 13 × 1 यानी 13 स्वयं हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 13 × 2 कितना होगा 26, 13 × 3 39, 13 × 4 कितना हो जाएगा 52। ये 13 के अपवर्त हो गए। ठीक है, इसी तरह की किसी भी संख्या का अपवर्त पूछेगा तो हम ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब अपवर्त हो गया, अपवर्तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे समापवर्तक। क्या पढ़ेंगे, समापवर्तक पढ़ेंगे। अब देखिए समापवर्तक क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे समापवर्तक के बारे में। देखिए समापवर्तक को कह सकते हैं सम धन अपवर्तक। सिंपली हम समझेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसमें अपवर्तक क्या हो समान।
ठीक है, जिसमें अपवर्तक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। देखिए कैसे, इसके जब गुणनखंड या अपवर्तक देखेंगे तो क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, और 5 के बाद कोई और है, 15 स्वयं है। ठीक, अब इसके भी वैसे ही देखिए क्या हो जाएंगे, 18 के 1 2 और क्या हो जाएगा 3, 4 तो होगा नहीं, 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 18 स्वयं हो जाएगा। इसी तरीके 21 के अपवर्तक क्या होंगे, 1 2 तो होगा नहीं, क्या होगा 3 3 4 5 6 होगा नहीं, 7, फिर क्या हो जाएगी 7 के बाद क्या आ जाएगा, 7 के बाद 21, क्योंकि और किसी टेबल में तो 21 आ नहीं रहा है। तो अब देखिए इस सब में हमें सम अपवर्तक क्या मिले, एक तो सबका होता, हम आपको पहले ही बताइए, एक सबका होता है, इसमें क्या होगा 3 सब में मिल रहा है, तीनों में 3 मिल रहा ना, तो इसके समान अपवर्तक क्या हो जाएंगे, समापवर्तक वर्तक 1 और 3 है। ठीक, अब पूछा जाए कि क्या, अगर इसी को बढ़ाकर पूछा जाए कि महत्तम समापवर्तक तो महत्तम समापवर्तक में जो समापवर्तक होते हैं उसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें तो खाली 1 और 3 है, और बड़ा क्या होगा, 3 ही बड़ा है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते 1 गुणे 3, तो ये 3 इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। हो गया, बंद करती हैं। तो ये हो गया इसके, यानी समापवर्तक का मतलब क्या होगा, यानी जो जो संख्याएं दी गई हैं उसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अपवर्तक हैं जो समान हैं। ठीक है, तो ये उसके समापवर्तक हो जाएंगे। महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी अपवर्तक या गुणनखंड में जो सबसे बड़ी संख्या तीनों में समान रूप से मिलेगी, वही क्या होगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक, अन्य एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, या महत्तम समापवर्तक की परिभाषा लिख लिया जाए। देखिए अब हम महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, महत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। समापवर्तक अभी हमने बताया कि सम मीन्स समान, अपवर्तक यानी जो सभी में समान अपवर्तक हो, और महत्तम लग गया तो जो सबसे बड़ा होगा तो वही तो उसका महत्तम समापवर्तक होगा। यानी जो भी संख्याएं दी जाएंगी उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उसका, यानी जो अपवर्तक में जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी समान रूप से, वही उसका महत्तम समापवर्तक होगा। अब देखिए इसकी परिभाषा जान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दें। एक बार फिर से दोहराते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासव यानी महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखते हैं, दिया गया है 54, 72 और 90 का मासव ज्ञात कीजिए। आपको हमने गुणनखंड बताया है, विभाजिता के नियम भी बता चुके हैं, तो इसको हम गुणनखंड मेथड से पहले इसको फैक्टर करके निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसको 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर अब 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, 9 टाइम्स, फिर 3 से होगा 3 टाइम्स, फिर 3 से हुआ 3 बन जा
इसी तरीके 72 को का भी गुणनखंड कर देंगे। देखिए 2 से पहले डिवाइड करते हैं तो 36 हो गया, फिर 2 से करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, सॉरी 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 1 हो जाएगा। अब 90 को देख लीजिए, पहले 2 से किए कितना आया 45 आएगा, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा 5 × 5। अब देखिए इसका जो है गुणनखंड कर लीजिए, यानी 54 का हुआ कितना 2 × 3 × 3 × 3, ये हो गया 54 का गुणनखंड। अब इसके बाद देखते हैं किसका 72 का, 72 का 2 × 2 × 2 3 × 3। इसी तरीके 90 का देखते हैं 2 × 3 × 3 × 5। अब देखिए इसमें 2 सब में समान रूप से है ना, 2 समान रूप से सब में है। अब 3 को भी देखिए, 3 क्या है, 3 को ऐसे देखिए कि 3 भी क्या है सब में समान रूप से है, ठीक, सब में 3 मिल रहा है ना। और क्या मिल रहा है देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन आप देखिए कि और क्या मिल रहा है, एक 3 और कॉमन है, इसमें भी यहाँ है और यहाँ है, यानी कॉमन क्या हो गए आपके। अगर पूछा जाए 54 72 व 90 का मासा बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2 × 3 जो कॉमन है 2 × 3 × 3 कितना आ जाएगा 18। तो इसका मासा कितना हुआ 18 हुआ। तो 18 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या होगी इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर, जैसे 3 से भी सब डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हमें बड़ी संख्या बताना है। 9 से भी अगर करेंगे तो ये सब डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करेगी। इससे बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो इन तीनों को विभाजित कर दें, ठीक है। इस तरीके भी कर सकते हैं जैसे हमने अभी इसके पहले मेथड बताया। अब 54 का आप अपवर्तक लिख लेंगे, अपवर्तक 54 के अपवर्तक ये थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आ जाएगा, लेकिन ये आपका गुणनखंड मेथड है जो सबसे इजी मेथड है। देखिए इसके भी 1 होगा, 2 होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 4 से होगा 54 नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, और इसके बाद किससे होगा 9 के बाद 54 किसके टेबल में आता है 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 14 में भी नहीं आएगा, 15 में भी नहीं, 16 में, 18 में आएगा। 18 3 जा 54, इसके बाद 27 में आएगा, फिर 54 स्वयं हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके उसके भी 72 की ज्ञात करेंगे अपवर्तक। अब देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 से भी ये कट जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी ये डिविजिबल है, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से भी होगा, 9 के बाद किससे होगा 10 से नहीं, 10 से होगा नहीं, 11 से भी नहीं होगा, 12 से होगा, 12 के बाद किससे होगा 72 किसके टेबल में आता है 18 से होगा, ठीक। 18 के बाद किससे होगा और भी आगे होगा
ये फिर इसके बाद 90 का देख लीजिए। अठारह चौक 72, फिर 24 से होगा, 24 तियाँ 72 होता है। 24 के बाद किससे होगा? 36 से होगा, फिर 72 स्वयं से होगा। अब 90 के अपवर्तक, 90 के क्या है? 1 है, 1 तो सबका होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, फिर 10 होगा, 11 12 नहीं होगा, 13 14 15 16 क्या आ जाएगा? 18 से होगा। 90 और बीच में नहीं आता। 18 के बाद आगे भी देखेंगे, 18 25 90 होता है। अब 90 किसके टेबल में आएगा? थर्टी के टेबल में आएगा। 30 के बाद किस में आएगा? 30 तियाँ 90, और यहाँ पर एक जो है 15 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आते हैं। 15 6 जा 90 होता है, 18 5 जा, और इसके बाद 30 हो गया। ठीक, अब इसी में ही देख लीजिए कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन से हैं। ये सब तो इससे छोटे ही हैं। सबसे बड़ा 18 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है। अब बाकी किसी में तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा? उसका क्या होगा? मासा। यानी इस यहाँ इसका मासा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अभी तक हमने गुणनखंड द्वारा मासा ज्ञात करना। अब भाग विधि द्वारा मासा हम कैसे ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक, उसको देखेंगे। पहले दो संख्या को उठाते हैं, ठीक है, भाग देते हैं, यानी जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य बना देते हैं और जो छोटी संख्या है उसको भाजक बना देते हैं। अब भाग देते हैं, 1 टाइम से गया, कितना शेष बचेगा? यहाँ पर 8, 12 होगा, 12 में से 4 माइनस किए 8, और यहाँ 6 में से 1 गया। अब फिर जो भाजक रहेगा, जो शेषफल आएगा, शेषफल आने के बाद जो भाजक है उसको पुनः हम भाज्य बना लेंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि हमारा भागफल 0 ना आ जाए। अब देखिए क्या हो गया, यह कितने टाइम्स में जाएगा? 18 3 जा 54, तो यहाँ 0 आ गया। सपोज कीजिए कि हमें सिर्फ इसका अगर मासा पूछा होता, ठीक है, अगर इन सिर्फ दो संख्याओं का हमसे मासा पूछता तो हम यही इसका आंसर क्या लिखते हैं? ये जो लास्ट भाजक होगा, लास्ट भाजक होगा वही उसका मासा हो जाएगा। लास्ट भाजक ही उसका क्या होगा? मासा हो जाएगा। यानी अगर हम 54 और 72 का मासा, महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, लास्ट भाजक। लेकिन हमें क्या करना है? 90 का भी, इन तीनों का ज्ञात करना। तो जो भी इन दोनों का मासा आ जाएगा महत्तम समापवर्तक, उससे पुनः क्या करेंगे? जो मासा रहेगा उसको भाजक बना देंगे और जो संख्या दी गई है तीसरी उसको भाज्य बना देंगे। अब भाग देंगे तो 18 25 90 हो गया। अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो वही तीसरी संख्या का भी मासा हो जाएगा। सपोज करिए कि अगर भाग नहीं जाता तो फिर जो लास्ट भाजक आता वही इन तीनों का क्या होता? मासा होता। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? 54 72 व 90 का मासा बराबर कितना आ गया? 18। तो दोनों विधियों से हमने देखा भाग विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे
इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को। तो चलते हैं, देखते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को। मासा जो हमने पढ़ा है उस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे आपको 2-3 संख्याएं दी जाएंगी। या ऐसे भी पूछा जाता है कि कोई पात्र है, इतने इतने लीटर का है, ऐसा कौन सा मापन है जिसके द्वारा हम तीनों पात्रों को पूरा पूरा नाप सकें। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125, 175 व 275 को पूरा पूरा बांटा जा सके। तो ऐसे जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ हमें ये पता करना कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। तो यहाँ क्या निकालना होता है, जहाँ बड़ी से बड़ी आ जाए वहाँ हम मासा निकालेंगे। क्या अभी हमने बताया कि महत्तम समापवर्तक। तो जहाँ भी बड़ी से बड़ी आ जाए और जहाँ छोटी से छोटी आ जाए वहाँ हमेशा लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, तो यहाँ हमें क्या निकालना है? इन तीनों का मासा निकालना है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 125, 175 व 275 का मासा। वही तो इन तीनों को विभाजित करेगी। अब देखते हैं, तो पहले अभी हमने जैसे बताया कि पहले दो संख्याओं का निकालते हैं, जो इन दोनों में बड़ी होगी उसको बड़ी संख्या को भाज्य बनाते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको भाजक बना देते हैं। अब ये भाज्य होता है, भाग में हमने आपको पढ़ाया यह भाजक होता है और यह भागफल होता है, नीचे जो आएगा वो शेषफल रहेगा। तो पहले 101 बार ये जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 50। फिर 125 को उतारते हैं, इसको भाजक, जो शेषफल आएगा उसको भाजक बनाएंगे और जिससे जो पहले भाजक था उसको क्या बना देंगे? भाज्य बना देंगे। अब इसको पुनः भाग दीजिए तो 2 टाइम्स जाएगा, फिर कितना बचेगा? 25। फिर यही काम, जो शेष बचा उसको भाजक और जो पहले भाजक था उसको क्या करेंगे? भाज्य बना देंगे। अब 25 दूना 50 हो गया, ये कट गया, यानी ये 125 और 175 का जो मासा हुआ वो कितना हुआ? 25 हुआ। ठीक है, अब इस 25 से जो संख्या हमें, जिसका मासा ज्ञात करना है तीसरी संख्या का, इससे डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में जाता है? 25 का नम 25 हुआ, 2 शेष बचेगा, फिर 5 उतारेंगे और फिर 25 का नम 25। ठीक, यानी ये पूरा पूरा, यानी यहाँ पर शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो यानी क्या हो गया? यानी यह 25 इसको पूरा डिवाइड कर दिया। जब पूरा डिवाइड हो गया तो यही तो इसका मासा होगा। इसका मासा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा बांट सके? तो 25 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को क्या करेगी? विभाजित कर देगी, बांट देगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 59, 104 और 150 को भाग देने पर क्रमशः 11, 8 तथा 8 शेष बचें। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 की जगह यहाँ क्या होगा? 6 शेष बचें। तो जो हमें शेष बचने के लिए कहा जा रहा है, इन तीनों संख्याओं में से क्रमशः उन्हीं को क्या करेंगे? घटा देंगे और घटा देंगे और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? उसका मासा निकालेंगे। तो वही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को अगर विभाजित करेंगे तो क्रमशः शेषफल 11, 8 और 6 बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले 59 है,
तो 59 में से हमने 11 को माइनस किया, आया कितना 8 और 4। ठीक, इसी तरह के 104 को में से कितना 8 माइनस किए तो कितना आएगा 96 आ गया। इसी तरह के 150 है, 150 में से 6 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब इन तीनों का क्या करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे, यानी 48, 96 व 144 का मासा। अब देखिए क्या होगा, अभी हमने भाग विधि से बता दिया मासा निकालने। एक बार फिर देखते हैं, पहले 48 और 96 का मासा निकालेंगे तो देखिए कितना आता है, भाग दीजिए, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स बचा, रिमाइंडर 0। अब क्या करेंगे, जो इन दोनों का, अगर इन दोनों का मासा पूछेगा तो 48 आएगा। अब देखिए 48 को पुनः 144 से डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है। तो ये देखिए आपको 4 टाइम्स जाएगा, 4 8 4 जा 28, 32। इसको 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 8 3 जा 24 होता है, 4 लिख लिए और 2 कैरी हो गया, और फिर 3 4 जा 12 और 2 कैरी कितना हो जाएगा 14, और यहाँ 0 रिमाइंडर हुआ। अब देखिए इसका मासा कितना हो जाएगा, लास्ट भाजक तो यही है, तो यही इसका मासा हो जाएगा तीनों का, यानी तीनों का मासा कितना हुआ 48। अब 48 को आप अगर यहाँ देखिए भाग देकर, अब देखिए कि जो मासा आया, जो हमारा आंसर आया वह सही है या गलत। अब 48 से देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और 11 शेष बचेगा। इसी तरीके इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा और 8 शेष बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा और 6 शेष बचेगा। तो इसलिए वेरीफाइड हो गया कि हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक, तो आज हमने देखा एचसीएफ के बारे में। हमने शुरू से सीखा, क्या क्या सीखा, पहले हम अपवर्तक जाने गुणनखंड, दूसरा अपवर्त जाने गुणज क्या होता है, फिर समापवर्तक जाने, फिर महत्तम समापवर्तक जाने। ये इसके आगे आपका आएगा एलसीएम, तो उसको कल पढ़ेंगे। आज का जो हमने पढ़ाया है, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए।